C++ के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रक्टर। हमने बोर्ड पे एक प्रोग्राम लिख के रखा है। इसी प्रोग्राम के मदद से हम समझेंगे कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर तो आपने पढ़ के रखा ही है, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टर। नाम से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। डिस्ट्रक्टर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग देखने जा रहे हैं, डिस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए एक प्रोग्राम है, हमने लिख के रखा है और उस प्रोग्राम में एक क्लास है। क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। और स्टूडेंट क्लास में दो वेरिएबल हैं, नेम, रोल। उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर लिख के रखा है स्टूडेंट क्लास का। कंस्ट्रक्टर कैसे लिखा जाता है आपको पता ही है, जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं? ये जो नेम और रोल वेरिएबल है इसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं। और वैल्यू कहां से आ रहा है? ये कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर से। ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर है ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में जो वैल्यू है वो हम लोग इस क्लास के वेरिएबल में डाल रहे हैं। जैसे रोल में डाल रहे हैं x, नेम में डाल रहे हैं str। अब आइए नेक्स्ट, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, डिस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर कैसे लिखा जाता है ध्यान से सुनिए। जो क्लास का नाम होगा वही डिस्ट्रक्टर का भी नाम होगा। ठीक है, और एक खास बात होगा इसके आगे, क्या? एक टिल्ट साइन लगा रहेगा। ये देखिए टिल्ट साइन। ठीक है, डिस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं? टिल्ट साइन लगाइए और जो क्लास का नाम है वही डिस्ट्रक्टर का नाम होगा। पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। कोई पैरामीटर भी देना होता है? नहीं, डिस्ट्रक्टर जो है कोई पैरामीटर नहीं लेता। कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हैं पैरामीटर के साथ भी या फिर बिना पैरामीटर के भी, लेकिन डिस्ट्रक्टर जो बनेगा वो हमेशा बिना पैरामीटर के बनेगा। ठीक है, और डिस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता था, डिस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। तो डिस्ट्रक्टर कैसे लिखना आपको पता चल गया ना। टिल्ट साइन लगाइए, क्लास का जो नाम है वही डिस्ट्रक्टर का नाम होगा, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और ये कोई पैरामीटर नहीं लेगा कभी भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिस्ट्रक्टर लिखते हैं। अब डिस्ट्रक्टर का काम क्या है वो समझेंगे। सबसे पहले आइए हमारे मेन फंक्शन में। ठीक है, मेन फंक्शन में आइए। हमने एक और फंक्शन लिख के रखा है, उसका नाम है क्रिएट ऑब्जेक्ट। और ध्यान दें ये जो फंक्शन है ना क्रिएट ऑब्जेक्ट, वो इस क्लास का पार्ट नहीं है। ये क्लास यहीं खत्म हो गया। ठीक है, ये क्लास जो है यहीं पे खत्म हो गया, यहां शुरू हुआ यहां खत्म हो गया। ये जो क्रिएट ऑब्जेक्ट फंक्शन है ना ये एक अलग फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं पहले मेन फंक्शन के पास। देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है पहले ही लाइन में। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? S1। और S1 को क्रिएट करते वक्त हमने दो वैल्यू पास किया, 54 और राम। S1 कैसे क्रिएट होगा? कंस्ट्रक्टर के मदद से। आपको पता है ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? कंस्ट्रक्टर के मदद से। तो जैसे ही आप S1 क्रिएट करेंगे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, और आपने पास किया 54 राम। क्यों? क्योंकि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और पहला वैल्यू वो इंटीजर लेगा, दूसरा वैल्यू स्ट्रिंग। तो पहला इंटीजर दूसरा स्ट्रिंग, तो यहाँ पे 54 आ जाएगा, यहाँ राम आ जाएगा। ठीक है, तो S1 क्रिएट हो जाएगा। S1 जो है वो क्रिएट हो जाएगा कहाँ? मेमोरी में। तो S1 देखिए क्रिएट हो गया। ठीक है, अब S1 का दो फील्ड है। क्यों? क्योंकि S1 जो है इस क्लास का ऑब्जेक्ट है और इस क्लास के दो फील्ड है, नेम और रोल। तो S1 का भी दो फील्ड होगा ना, नेम और रोल। नेम में क्या आएगा S1 के? वो आ जाएगा जो हमने यहाँ पास किया है, राम। यहाँ पे आ जाएगा राम। और रोल में क्या आएगा? 54, यहाँ आ जाएगा 54। तो ये देखिए S1 क्रिएट हो गया। अब देखिए जब S1 क्रिएट हुआ तो मेमोरी में इसने कुछ जगह लिया कि नहीं? तो आपने देखा कि S1 जो है इस कंस्ट्रक्टर के मदद से क्रिएट हुआ और इसने कुछ जगह लिया। मान लीजिए कुछ Z बाइट्स इसने लिया होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का काम आपको पता था पहले से भी, आज फिर समझ गए। ठीक है, डिस्ट्रक्टर का काम क्या है वो समझिए आज। ठीक है, डिस्ट्रक्टर क्या करेगा कि एक बार जब S1 का जरूरत
इस प्रोग्राम में खत्म हो जाएगा, ठीक है, तब क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को S1 को यहां से डिलीट कर देगा। और डिलीट करने से क्या होगा, ये जो Z बाइट S1 ने लिया था वो खाली हो गया मेमोरी में। तो इस तरह से मेमोरी में स्पेस इंक्रीज कर देगा डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, S1 को क्रिएट किया, उस S1 ने कुछ बाइट्स लिए, Z बाइट्स, ठीक है। और इस तरह से कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, मेमोरी के कुछ जगह को उसने घेर लिया। जबकि डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक बार जब S1 का काम खत्म हो जाएगा इस प्रोग्राम से, तो इसको डिलीट कर देगा और इस तरह से मेमोरी में जगह बढ़ाएगा। तो कंस्ट्रक्टर जो है डिस्ट्रक्टर का उल्टा है। अब कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा और उसको कौन कॉल करेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कब कॉल हो रहा है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो कॉल हो जा रहा है। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, कौन बताएगा डिस्ट्रक्टर को कि S1 का काम खत्म हो गया है, जाओ S1 को डिलीट करो, है कि नहीं, कौन बताएगा। तो ये होता है कंपाइलर का काम। कंपाइलर क्या करेगा, वो आपके प्रोग्राम में देखेगा कि S1 का स्कोप कहां खत्म हो रहा है, और जहां खत्म होगा उसी समय डिस्ट्रक्टर को बुला के S1 का सफाया करवा देगा, ठीक है। तो कैसे हम प्रोग्रामर जो हैं समझे कि S1 का स्कोप कहां खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। स्कोप मतलब S1 का जरूरत, S1 का जरूरत कब खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा। हमें यह तो पता है कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे होंगे, लेकिन डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा ये अब हम लोग देखने वाले हैं। तो एक चीज जान लीजिए कि डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब उस ऑब्जेक्ट का जरूरत खत्म हो जाएगा, यानी कि वो अपने स्कोप से चला जाएगा, ठीक है। और कौन कॉल करेगा डिस्ट्रक्टर को, डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा कंपाइलर। तो एक चीज और जानिए आप कि जितना बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उतना बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये तो आपको पता था। उसी तरह से डिस्ट्रक्टर भी उतना ही बार कॉल होगा जितना बार ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए कि जितना बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उतना ही बार डिस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। अगर आपके प्रोग्राम में 10 ऑब्जेक्ट आपने बनाया तो 10 बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 10 बार डिस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बना है तो मिटेगा भी, ठीक है। क्रिएट हुआ है तो डिस्ट्रॉय भी होगा। तो ये जान लीजिए कि जितना बार कंस्ट्रक्टर आपके प्रोग्राम में कॉल होगा उतना ही बार डिस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर को कौन कॉल करेगा, कंपाइलर। कब, जब ऑब्जेक्ट स्कोप से बाहर चला जाएगा। अब कोई ऑब्जेक्ट स्कोप से बाहर कब जाता है, मतलब उसका जरूरत खत्म हो गया, ये कंपाइलर को कैसे पता चलता है, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि कंपाइलर किस बेसिस पे ये डिसाइड करेगा कि S1 को अब डिलीट कर देना है, यानी कि S1 के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल करने का समय आ गया है। आइए देखिए, कंपाइलर कुछ नहीं देखता है, वह क्या देखेगा कि S1 किस स्कोप में है। जैसे S1 जो है, देखिए ये ओपनिंग ब्रेसेस और ये क्लोजिंग ब्रेसेस के स्कोप में है। S1 का स्कोप यही है, ठीक है। उसी तरह से मैं आपको दूसरे ऑब्जेक्ट का स्कोप दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए S2, देखिए उसका स्कोप मात्र यही है, ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस। तो जानिए कोई ऑब्जेक्ट का स्कोप क्या होता है, वो जिस ब्लॉक के अंदर है वही उसका स्कोप है। S1 किस ब्लॉक में है, ब्लॉक मतलब ओपनिंग ब्रेसेस देखिए और क्लोजिंग ब्रेसेस देखिए। तो S1 जो है इस ब्लॉक में है, ठीक है। S2 इसी ब्लॉक में है, इस ब्लॉक के अंदर इसका जन्म हुआ और बस यहीं तक ये सीमित रहेगा, ठीक है। तो यही होता है स्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट का, किस ब्लॉक के अंदर वो डिफाइन है, डिक्लेयर है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट का किस स्कोप के अंदर क्रिएशन हुआ है, ठीक है। और स्कोप देखिए, अब आइए इस फंक्शन के पास, क्रिएट ऑब्जेक्ट। यहां देखिए हमने कितना ऑब्जेक्ट बनाया है, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट बनाया है। ये चारों ऑब्जेक्ट का स्कोप क्या है, ये देखिए
ओपनिंग ब्रेसेस से शुरू हुआ, यहां पे बंद हो गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्कोप क्या है आप समझ गए ना, जिस ब्लॉक के अंदर वो डिक्लेयर है वही उसका स्कोप है। ठीक है, जैसे S1 के लिए स्कोप है ये वाला, S2 के लिए मात्र इतना सा, और बाकी ये जो 4 ऑब्जेक्ट हैं इसके लिए स्कोप है ये। ठीक है, तो अब आइए हमारे मेन टॉपिक पे कि डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा। S1 के लिए डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा मालूम, जब S1 का स्कोप खत्म हो जाएगा। खत्म कब होगा, लास्ट लाइन में, तो यहां पे कॉल हो जाएगा S1 के लिए। ठीक है, S2 के लिए डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब S2 का स्कोप खत्म होगा। तो ये देखिए S2 का स्कोप कहां खत्म हुआ, यहां पे। ठीक है, मतलब ब्लॉक जहां पे अंत हो रहा है वहीं पे डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब आइए इस फंक्शन के पास, क्रिएट ऑब्जेक्ट फंक्शन के पास। यहां पे एक मजेदार चीज है। अब देखिए 4 ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया, S11, S22, S33, S44। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया। चारों के लिए डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, कॉल तो होगा यहीं पे आखिरी लाइन में, लास्ट में। ठीक है, जहां पे इसको खत्म हो रहा है वहां पे कॉल हो जाएगा। लेकिन एक चीज बताइए कि पहले किसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, S11 का, S22 का, S33 का, S44 का। चलिए एक और सवाल, पहले कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा, उसका जिसको हमने पहले क्रिएट किया। तो S11 का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, S22 का बाद में, उसके बाद S33 का, और लास्ट में S44 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। पर ये बात हुआ किसके बारे में, कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिएगा वैसे वैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर जो है उल्टा कॉल होता है। मतलब अगर आपके जो चारों ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही स्कोप में है, ठीक है, ये चारों ऑब्जेक्ट क्या है, एक ही स्कोप में है, तो सबसे पहले डिस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा मालूम, जो सबसे आखिरी में क्रिएट हुआ, यानी कि जिसका कंस्ट्रक्टर सबसे लास्ट में कॉल हुआ था, सबसे पहले डिस्ट्रक्टर उसका कॉल होगा। तो S44 का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, उसके बाद S33 का, उसके बाद S22 का, लास्ट में S11 का। तो ये देखिए कंस्ट्रक्टर पहले कॉल किसका हुआ, S11 का। डिस्ट्रक्टर सबसे पहले किसका कॉल होगा, S44 का। ठीक है, ये चीज समझिए। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर उल्टा कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर अगर पहले कॉल हुआ है तो डिस्ट्रक्टर लास्ट में। एक कंडीशन है क्या, अगर ऑब्जेक्ट एक ही स्कोप में हो तो। ठीक है, देखिए ये जो चारों ऑब्जेक्ट हैं S11, S22, S33, S44, इन सब का स्कोप क्या यही है, यानी कि ये चारों एक ही स्कोप में है। तभी ये नियम लगेगा कि जिसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ है उसका डिस्ट्रक्टर आखिरी में कॉल होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट हुआ है वो सबसे आखिरी में डिस्ट्रॉय होगा। यहां पे देखिए क्या होगा, आइए देखते हैं। यहां पे देखिए S1 का और S2 का स्कोप ही अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए S1 यहां पहले क्रिएट होगा और डिलीट कब होगा, डिलीट होगा जब इसका स्कोप खत्म होगा तब। S2 अपना अलग इलाका है उसका, इस स्कोप में क्रिएट होगा, इसी में डिलीट होगा। वही अगर हम एक काम और करें, यहां पे एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर दें, जिस तरह से S1 है ना, एक और क्रिएट कर देते हैं S19। ठीक है, S19 यानी S19 ये हम क्रिएट कर दिए। ठीक है, और कुछ वैल्यू पास कर दीजिए। ठीक है, और उसी तरह से यहां भी एक क्रिएट कीजिए S29 और कुछ वैल्यू पास कर दीजिए। ठीक है, अब बताइए क्या होगा, S1 और S19 का डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, कॉल तो होगा यहां पे आखिरी में, क्योंकि इन दोनों का स्कोप क्या है, ये है, और स्कोप के एंड में डिस्ट्रक्टर कॉल होना है। तो S1 और S19 का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा आखिरी में। पहले किसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहले किसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहले कॉल होगा S19 का। क्यों, क्योंकि वो S1 के बाद में बना है। ठीक है, तो जो बाद में बना है उसका डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। S1 बना था पहले लेकिन इसका डिस्ट्रक्टर लास्ट में कॉल होगा। S19 बना बाद में लेकिन इसका डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा यहां पे। ठीक है, तो यहां पे डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा S19 का, फिर S1 का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए इधर पहले बना कौन, S2, उसके बाद कौन बना, S29। डिस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा, S29 का पहले, फिर S2 का।
कंस्ट्रक्टर पहले किसका कॉल हुआ था, S2 का, फिर S2 9 का। यहां पे कंस्ट्रक्टर पहले किसका कॉल हुआ, S1 का, फिर S1 9 का। तो ये देखिए डिस्ट्रक्टर हमेशा रिवर्स ऑर्डर में कॉल होता है कंस्ट्रक्टर के, ठीक है। और कब कॉल होता है, जब स्कोप खत्म हो, ठीक है। तो S2 S2 9 का डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा यहां पे, क्योंकि स्कोप यही खत्म हो रहा है। S1 S1 9 का डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा यहां पे, ठीक है। अब ये क्रिएट ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, ये जो मेन फंक्शन है ना इसी के अंदर कॉल कर रहे हैं। देखिए यहां पे एक बार कॉल किया, फिर यहां पे एक बार कॉल किया। पहली बार जब आप यहां पे कॉल किए तो क्या होगा, ये जो है कंट्रोल यहां पे जाएगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल होगा, ये 4 ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर चारों डिलीट हो जाएगा और ये प्रोग्राम का काम खत्म, फिर यहां पे लौट जाएगा, ठीक है। तो क्रिएट ऑब्जेक्ट को बस आप यहां से कॉल कर रहे हैं, इसका काम धाम सब यहीं पे हो रहा है, क्रिएट डिलीट सब यहीं हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फिर से हमने क्रिएट ऑब्जेक्ट कॉल किया, फिर जाएगा, फिर से 4 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। फंक्शन है ना, तो जितना बार कॉल कीजिएगा उतना बार ऑब्जेक्ट इसके अंदर का क्रिएट होगा और डिलीट होगा, क्रिएट होगा डिलीट होगा, ठीक है। तो 2 बार हमने कॉल किया है, तो 2 बार चारों ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और चारों डिलीट होगा, ठीक है। ये चीज आप समझिए। तो आपको पता चल गया डिस्ट्रक्टर कब कब कॉल होता है, ठीक है। ये देखिए हमारा जो डिस्ट्रक्टर है हमारे क्लास के अंदर, उसके अंदर हमने मैसेज लिख के रखा है, प्रिंटफ मैसेज कि डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो ये प्रोग्राम आप चलाइए, आपको पता चल जाएगा कि डिस्ट्रक्टर कितना बार कॉल हुआ, जितना बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उतना बार ये डिस्ट्रक्टर कॉल डिस्ट्रक्टर कॉल डिस्ट्रक्टर कॉल आउटपुट में आपको दिखाएगा, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिस जब करेंगे तब देखेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपने डिस्ट्रक्टर नहीं लिखा अपने क्लास में, अगर आपने डिस्ट्रक्टर नहीं लिखा अपने क्लास में, तो क्या ये जो ऑब्जेक्ट बनेंगे ये डिलीट नहीं होंगे, डिलीट होंगे। अगर आप नहीं भी लिखेंगे डिस्ट्रक्टर तो भी ये ऑब्जेक्ट डिलीट होंगे। कैसे डिलीट होंगे, कंपाइलर जो है एक डिस्ट्रक्टर देता है, अगर आप अपने क्लास में डिस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं तो कंपाइलर डिस्ट्रक्टर देता है। फिर हम डिस्ट्रक्टर लिखे ही क्यों, है कि नहीं, हम डिस्ट्रक्टर लिखे ही क्यों जब कंपाइलर डिस्ट्रक्टर दे रहा है। तो सवाल यह बनता है कि जब कंपाइलर डिस्ट्रक्टर दे ही रहा है तो हम क्यों डिस्ट्रक्टर लिख रहे हैं, ये प्रिंटफ मैसेज लिखने के लिए? ये तो बेवकूफी है कि सिर्फ प्रिंटफ मैसेज लिखने के लिए हम लोग डिस्ट्रक्टर बना दें, बिल्कुल बेवकूफी है कि नहीं। तो हम लोग डिस्ट्रक्टर लिखेंगे कब, अपने क्लास में डिस्ट्रक्टर कब लिखेंगे, उसी पे आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। हम लोग डिस्ट्रक्टर तब लिखेंगे जब हमारे क्लास के किसी वेरिएबल को डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू मेमोरी में जगह मिल रहा हो। क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि रन टाइम पे अगर हमारे क्लास के किसी वेरिएबल को, यानी कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसके अंदर जो वेरिएबल होंगे, ठीक है, नेम या रोल, उनको अगर डायनामिकली मेमोरी एलोकेट हो, ठीक है, तो वो चीज हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो मैं एक प्रोग्राम अभी लिखूंगा क्लियरली, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जब कंपाइलर हमको डिस्ट्रक्टर देता ही है तो हमें खुद से डिस्ट्रक्टर क्यों लिखना चाहिए और कब लिखना चाहिए, यही चीज हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे इस प्रोग्राम के मदद से। क्या है ये प्रोग्राम, पहले जैसा ही है, यानी कि पिछले एग्जांपल जैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज है। देखिए इस प्रोग्राम में क्या क्या है। इस प्रोग्राम में एक क्लास है और क्लास का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट क्लास है इसमें फिर से 2 वेरिएबल है, एक है नेम जो है कैरेक्टर पॉइंटर टाइप का, दूसरा है रोल जो कि है इंटीजर टाइप का। तो हमारे क्लास में क्या है, 2 वेरिएबल है, एक है नेम दूसरा है रोल। पिछला जो एग्जांपल था उसमें भी 2 वेरिएबल था, क्या था, नेम और रोल। अब अंतर कहां है पिछले एग्जांपल और अभी के एग्जांपल में। पिछला एग्जांपल में ये जो नेम था इसका डेटा टाइप था स्ट्रिंग, वो कुछ इस तरह से था, स्ट्रिंग नेम। इस बार नेम कैसा है, कैरेक्टर पॉइंटर टाइप का। रोल अभी भी इंटीजर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अंतर समझें कि नेम जो कि कैरेक्टर पॉइंटर टाइप का है और नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का था, इन दोनों में अंतर क्या है, आइए समझते हैं। जब आप करते हैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू राम तो क्या होता है मालूम, नेम नाम का एक वेरिएबल मिल गया हमको, ठीक है, और उसके अंदर चला गया राम। नेम नाम का एक वेरिएबल मिला
उसका कुछ साइज होगा उस मेमोरी ब्लॉक का, और उसके अंदर चला गया राम। जब आप करते हैं कैर स्टार नेम इज इक्वल टू राम, तो क्या होता मालूम, नेम नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल मिलता है। ठीक है, नेम नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल हमको मिला, और राम जो है इसके अंदर नहीं है, नेम के अंदर राम नहीं है। ठीक है, नेम के अंदर क्या है मालूम, राम जहां पे है उसका एड्रेस, यानी कि इस बार राम जो है एक अलग मेमोरी ब्लॉक में मिला हमको। ठीक है, और वो कुछ एड्रेस होगा जिस मेमोरी ब्लॉक में होगा राम। ठीक है, तो 4040 मान लो। तो अभी नेम के पास क्या होगा मालूम, ये जो एड्रेस है ना 4040 वही होगा नेम के अंदर। ठीक है, अंतर समझ गए आप। जब आप करते हैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू राम, तो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर ही राम चला गया। ठीक है, जब आप करते हैं कैर स्टार नेम इज इक्वल टू राम, तो नेम वेरिएबल के अंदर राम नहीं है बल्कि राम का एड्रेस है 4040। ठीक है, तो यहां पे जो है नेम जो है ये पॉइंटर है किसका, उस मेमोरी ब्लॉक का जहां पे राम है। ठीक है, पॉइंटर मतलब नेम एड्रेस रख रहा है उस मेमोरी ब्लॉक का जहां पे राम है। ठीक है, तो यही अंतर है स्ट्रिंग नेम में और कैर स्टार नेम में। ठीक है, पहले वाले केस में क्या है, नेम नाम का जो वेरिएबल है उसी के अंदर राम है, जबकि दूसरे केस में नेम नाम के वेरिएबल के अंदर राम नहीं है, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर वो एड्रेस है जहां पे राम है। ठीक है, ये चीज आप समझिए, हर मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे क्लास में क्या हो रहा है, एक कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, जो क्लास का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो क्लास है, ये जो हमारा क्लास है इसका कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है ना, तो जब भी इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो 2 वेरिएबल आ जाएगा, एक क्या होगा नाम और दूसरा क्या होगा रोल। तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर रहे हैं, रोल में डाल रहे हैं एक्स, एक्स में जो भी वैल्यू है वो रोल में चला जाएगा। जैसे कि मेन फंक्शन में आइए तो आपको समझ में आएगा, हम एक क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है S1, और क्रिएट करते वक्त हमने पास किया 80 और राम, तो क्या होगा मालूम, एक्स में चला जाएगा 80 और str में क्या जाएगा मालूम, राम जो है मेमोरी में किसी पते पे होंगे। ठीक है, राम मेमोरी में किसी पते पे होंगे, कह लो इसको 7070, तो str में जो है चला जाएगा 7070। ठीक है, ये चीज समझिए। ठीक है, str में क्या चला जाएगा 7070। तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए S1, तो क्या हुआ, S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और चूंकि S1 इस क्लास का ऑब्जेक्ट है तो 2 फील्ड होगा, नेम और रोल। रोल में क्या चला गया x, यानी कि 80, रोल में चला गया 80। नेम में क्या गया, नेम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए नेम इज इक्वल टू str हमने नहीं किया है। ठीक है, नेम में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं नेम इज इक्वल टू न्यू कैर 16, यानी कि न्यू ऑपरेटर को यूज करके हम लोग एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, और वो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा हीप एरिया में। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यू ऑपरेटर का यूज करके 16 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, और इस ब्लॉक का एड्रेस मान लीजिए हो जाएगा कुछ 9090। तो हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम, नेम में इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस असाइन कर रहे हैं, तो हम लोग यहां डाल रहे हैं 9090, तो नेम जो है इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा। ये देखिए str में क्या है 7070, और 7070 क्या है, राम जहां पे है उसका एड्रेस। तो हमने नेम में str नहीं डाला है ना, 7070 नहीं डाला, हमने क्या किया, हम उसको भूल जाइए, अभी आगे देखिए। पहले इसको हमने क्या किया है, एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज करके, और वो कैसे करते हैं, न्यू ऑपरेटर, डेटा टाइप और कितना साइज का चाहिए, तो हमको 16 साइज का एक कैरेक्टर एरे चाहिए, यानी कि 16 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक चाहिए, वो हमको मिल गया। और ये ब्लॉक क्रिएट हुआ है कैसे, इस लाइन की मदद से। ठीक है, तो अब बताइए ये ब्लॉक क्रिएट हुआ मेमोरी ब्लॉक, तो इसका भी कुछ एड्रेस होगा, और वही एड्रेस चला जाएगा कहां, नेम में, तो नेम में चला जाएगा 9090। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी फंक्शन यूज कर रहे हैं, strcpy, ये एक फंक्शन है। ठीक है, क्या कॉपी कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि str
ठीक है, str जिसको पॉइंट कर रहा है, यानी कि str में जिसका एड्रेस है, str में क्या एड्रेस है 7070, किसका एड्रेस है राम का। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि str में जो एड्रेस है वहां क्या है देखो तो राम, निकालो राम को। ठीक है, और उसको कॉपी कर दो कहां, नेम, यानी कि इसमें नहीं, नेम जिस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उसमें। तो कर क्या रहे हम लोग, str को नेम में कॉपी नहीं कर रहे हैं, str में क्या है 7070 और नेम में अभी क्या है 9090। तो ऐसा नहीं कि हम 7070 को नेम में कॉपी कर दी, यानी कि पहले 9090 था अब जो है 7070 हो गया, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको 9090 ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग कह क्या रहे हैं इस फंक्शन के मदद से कि str में जो वैल्यू है यानी कि 7070 वो जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो मटेरियल है यानी कि राम, उसको निकालो और उसको कॉपी करो कहां, नेम जिसको पॉइंट कर रहा है, किसको, इस मेमोरी ब्लॉक को, वहां पे कॉपी कर दो, राम को यहां पे डाल दो। तो अब देखिए नेम अब किसको पॉइंट कर रहा है, राम को। ठीक है, तो इस तरह से कॉपी होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। ठीक है, तो ये देखिए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब देख रहे हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के मदद से। एक और एग्जांपल लेता हूं, अब क्रिएट करो S2 क्रिएट करो, तो S2 क्रिएट हो गया। ठीक है, S2 में क्या क्या वैल्यू डालना है, 90 और श्याम, तो X में चला जाएगा 90 और str में क्या होगा मालूम, श्याम किसी लोकेशन में होंगे, मान लो उसको बोलो 50-50। ठीक है, तो str में चला जाएगा 50-50, तो यहां पे आ गया श्याम। ठीक है, str अब किसको पॉइंट कर रहा है, उस मेमोरी ब्लॉक को जहां पे श्याम है यानी कि 50-50, तो str में अब आ गया 50-50 और x में क्या है 90। तो S2 में अब डाटा डालिए, रोल इज इक्वल टू एक्स, रोल इज इक्वल टू एक्स, यानी कि रोल में डाल दो जो x में है यानी कि 90। ठीक है, तो रोल में आ गया 90। दूसरा वेरिएबल क्या होगा S2 में, नेम, नेम में क्या डालो, फिर से एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करो, तो फिर से एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा, कितना 16 बाइट का, फिर 16 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा और इस बार एड्रेस इसका फिर से कुछ अलग होगा, मान लो 111, तो 41। तो ये देखिए अब नेम जो है इसको पॉइंट करेगा, S2 का नेम इसको पॉइंट करेगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि str कॉपी करो, क्या str जिसको पॉइंट कर रहा है, जिस मेमोरी ब्लॉक को, किसको कर रहा है अभी, इसको कर रहा है, उसके अंदर जो मटेरियल है क्या है श्याम, उसको निकालो और कॉपी कर दो कहां पे, नाम जिस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है वहां पे, तो इस मेमोरी ब्लॉक में आ जाएगा श्याम। ठीक है, तो इस तरह से देखिए काम होता है। अब हमको डिस्ट्रक्टर का जरूरत क्यों पड़ता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, ये देखिए। अब देखिए होता क्या है, एक बार जब इस ऑब्जेक्ट का S1 का S2 का स्कोप खत्म हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है मालूम, अगर आप डिस्ट्रक्टर नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो वो डिस्ट्रक्टर क्या करेगा मालूम, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा। डिलीट कर दिया ना, ये ऑब्जेक्ट तो डिलीट हो गया, लेकिन देखिए पीछे क्या छूट गया मालूम, ये मेमोरी ब्लॉक, ये जो मेमोरी ब्लॉक है ना ये पीछे छूट गया और इसको किसी ने डिलीट नहीं किया। डिस्ट्रक्टर तो सीधा ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि इस ऑब्जेक्ट के तार कहां कहां लटके हुए, नहीं, वो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट का सफाया करके चला जाएगा। तो ऐसे में हम लोग अपना डिस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं मालूम, हम लोग लिखते हैं डिलीट, ये भी एक ऑपरेटर है, डिलीट लिखिए और किसको डिलीट कीजिए, नेम को, यानी कि नेम जिसको पॉइंट कर रहा है, नेम का तार जिससे लटका हुआ है उसको क्लीन कीजिए। ठीक है, तो ये डिलीट फंक्शन यही करता है, जो डायनामिकली मेमोरी एलोकेटेड है उसको डिलीट करता है। डिलीट नेम यानी नेम जिसको पॉइंट कर रहा है उसको डिलीट कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, नहीं तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम लोग पढ़ेंगे आगे तो उसमें और डिटेल से बताऊंगा। तो इसीलिए हम लोग डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्टर सिर्फ ऑब्जेक्ट का सफाया करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के तार जिधर लटके हैं जिससे जुड़े हैं उनको नहीं साफ करता है। ठीक है, तो जब भी पॉइंटर वेरिएबल है आपके क्लास में और उस पॉइंटर वेरिएबल में मेमोरी ब्लॉक जो है डायनामिकली अटैच हो रहा है, यानी कि वो पॉइंटर वेरिएबल किसी डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट करेगा,
तब आपको डिलीट लिखना पड़ेगा डिस्ट्रक्टर के अंदर, ताकि जब डिस्ट्रक्टर कॉल हो तो इस ऑब्जेक्ट को तो साफ करे ही, साथ ही साथ इस ऑब्जेक्ट में जो ये पॉइंटर वेरिएबल है अगर वो किसी मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है तो उसको भी साफ कर दे। ठीक है, तो यही है डिलीट ऑपरेटर का काम, और तभी हम डिस्ट्रक्टर लिखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब हमको अपने प्रोग्राम में क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर लिखना चाहिए, है कि नहीं? आपको ये समझ में आ गया होगा कब लिखना चाहिए। जब हमारे क्लास में एक पॉइंटर वेरिएबल हो, जैसे कि हमारे इस क्लास में नेम जो है एक पॉइंटर वेरिएबल है, तब हमको डिस्ट्रक्टर लिखना चाहिए? नहीं, हमको डिस्ट्रक्टर तब लिखना चाहिए जब हमारे क्लास में एक पॉइंटर वेरिएबल हो और साथ ही साथ वो पॉइंटर वेरिएबल जो है ऐसे मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा हो जो डायनेमिकली एलोकेट हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे क्लास में नेम एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, साथ ही साथ क्या होना चाहिए? नेम जो है ऐसे मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा हो जो कि डायनेमिकली एलोकेट हुआ है, यानी कि न्यू ऑपरेटर को यूज करके एलोकेट हुए मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। तो हमारे केस में कर रहा है, इसीलिए हमको डिस्ट्रक्टर लिखना चाहिए, और साथ ही साथ उस डिस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखना चाहिए? डिलीट नेम। डिलीट नेम क्यों? क्योंकि नेम जो है ऐसा वेरिएबल है जो कि पॉइंट कर रहा है डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक को, और डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक को डिलीट करने के लिए डिलीट ऑपरेटर का यूज होता है। तो जब आप डिलीट नेम करेंगे तो क्या होगा? वो वाला मेमोरी ब्लॉक डिलीट हो जाएगा जिसका एड्रेस ये नेम वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, ये वाला डिलीट हो जाएगा। ठीक है, पिछला बार में हमको क्यों नहीं लिखना पड़ रहा था डिलीट नेम? क्यों नहीं लिखना पड़ रहा था? क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में जो नेम वेरिएबल था वो कोई कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल नहीं था, वो था स्ट्रिंग, वो था स्ट्रिंग नेम। तो क्या होता था कि पिछला बार जो आपका क्लास था उसमें दो वेरिएबल था, नेम रोल, नेम और रोल। अभी भी क्या है? दो ही वेरिएबल है, नेम और रोल। अंतर क्या है? पिछला बार क्या था? नेम था स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, नेम क्या था? स्ट्रिंग टाइप का। इस बार क्या है? नेम है कैरेक्टर पॉइंटर टाइप का। तो पिछले बार क्या होता था? पिछले बार जब आप क्रिएट करते थे ऑब्जेक्ट S1 तो S1 क्रिएट हो जाता था और उसको दो वेरिएबल मिल गया, नेम और रोल। नेम में चला गया राम, रोल में चला गया 80। ये देखिए, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर राम भी है और 80 भी है, दोनों है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता था अपने आप और डिलीट हो जाता था। ठीक है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं होता था। अभी सिनेरियो बदल गया। अभी क्या हुआ? हमारे पास दो वेरिएबल हैं अभी भी, नेम और रोल, लेकिन अंतर क्या है कि रोल में तो 80 है अभी भी। ठीक है, लेकिन नेम के अंदर राम नहीं है। नेम के अंदर एक मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है जिसके अंदर राम है। पहले क्या होता था कि S1 ऑब्जेक्ट बना, उसके दो फील्ड हुए, नेम रोल, रोल में 80, नेम में राम, मामला खत्म। अभी क्या हो रहा है इस वाले एग्जांपल में कि S1 ऑब्जेक्ट बना, इसके अंदर दो फील्ड है, ठीक, रोल, रोल के अंदर 80 है, ठीक है, पिछले जैसा ही है। नेम के अंदर राम नहीं है। पहले क्या था? नेम के अंदर ही राम था। ठीक है, अभी नेम के अंदर राम नहीं है, बल्कि क्या है? एड्रेस है। किसका? एक मेमोरी ब्लॉक का, और उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर राम है। ठीक है, और उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस क्या है? 9090। यहाँ पे 9090 है। ठीक है, अंतर दिख रहा है। तो अब क्या होगा कि जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये वाला डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन ये वाला बच जाएगा। इसको भी उड़ाना है, और इसी को उड़ाने के लिए हम लोग लिख रहे हैं डिलीट नेम। तो जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करने लगेगा तो देखेगा कि आपने कुछ लिख के रखा है। आपने क्या लिख के रखा है? डिलीट नेम। तब वो समझ जाएगा कि नेम जो है किसी डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, चलो उसको डिलीट कर दो। ठीक है, प्रोग्रामर बोला है डिलीट करने, तो उसको भी डिलीट कर दो। तो इस बार डिस्ट्रक्टर इसको भी साफ करेगा और इसको तो साफ करेगा, वो तो डिस्ट्रक्टर का काम है। तो सिर्फ इसको साफ करने के लिए आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि ये डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक है, अभी इसको भी साफ करना है, तो ये डिलीट नेम लिखा।
हमने डिलीट रोल क्यों नहीं लिखा? डिलीट रोल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि रोल तो यहीं पे है, रोल थोड़ी ना कहीं पॉइंट करके तार वार फंसाए हुए, नहीं, रोल तो यहीं पे है। ठीक है, तो जो डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक होते हैं उसी को डिलीट करने के लिए अलग से डिलीट लिखना पड़ता है। ठीक है, आइए डिस्ट्रक्टर में जो हमने पढ़ा उसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। हमने डिस्ट्रक्टर में आज दो एग्जाम्पल लिए। पहले एग्जाम्पल में क्या था, जो हमारा क्लास स्टूडेंट था और उसका जो नेम वेरिएबल था वो था स्ट्रिंग टाइप का। दूसरे एग्जाम्पल में क्या था, जो हमारा क्लास स्टूडेंट था उसका जो नेम वेरिएबल था वो था कैरेक्टर पॉइंटर टाइप का। यही अंतर था ना। तो दोनों एग्जाम्पल को देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में देखिए हमने एक डिस्ट्रक्टर बना के रखा है, बढ़िया बात है। दूसरे में भी हमने डिस्ट्रक्टर बना के रखा है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर हमने दोनों में बनाया है, जबकि पहले में हमको डिस्ट्रक्टर का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्टर के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक प्रिंट मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ प्रिंट मैसेज देने के लिए आपको डिस्ट्रक्टर बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कैसे होगा? कंपाइलर एक डिस्ट्रक्टर देगा। अगर आप डिस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो कंपाइलर एक डिस्ट्रक्टर देगा। हमेशा याद रखें कि आपको डिस्ट्रक्टर तभी बनाना होता है जब आपके क्लास में एक पॉइंटर वेरिएबल हो और वो पॉइंटर वेरिएबल किसी ऐसे मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है जो डायनेमिकली एलोकेट हुआ है, तभी डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है, ताकि हम उस डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक को डिलीट करें। ठीक है, इसीलिए डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो पहले वाले एग्जाम्पल में हमको डिस्ट्रक्टर बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको समझना है कुछ, ये डिस्ट्रक्टर कॉल कब कब हो रहा है। तो ये मैसेज से हमको पता चल जाएगा कि डिस्ट्रक्टर कब कब कॉल हो रहा है। और देखिए डिस्ट्रक्टर कब किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो रहा है ये हमको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैंने एक काम किया है कि हर ऑब्जेक्ट के दो वेरिएबल हैं, नेम और रोल। ठीक है ना, तो जिसके लिए भी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा उसका नेम हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि अभी किसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए आगे। अभी देखिए एक और फंक्शन हमने लिख दिया है डिस्प्ले। ये क्या करेगा कि हर ऑब्जेक्ट का नाम और रोल प्रिंट करके डिस्प्ले करेगा जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब। ठीक है, जबकि डिस्ट्रक्टर तो तब कॉल होगा जब जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, और आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, कंपाइलर कॉल कर देगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आइए हम देखेंगे कि कब कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। आपको बता दिया था कब डिस्ट्रॉय होगा, जब स्कोप से बाहर जाएगा। जैसे आइए हम लोग मेन फंक्शन में आते हैं। हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया है S1, और S1 का स्कोप क्या है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक। तो S1 का स्कोप कब खत्म होगा, यहाँ पे खत्म होगा, लास्ट लाइन में, है ना। तो लास्ट लाइन में जाके S1 का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। लास्ट लाइन देखिए क्या है, टाइम फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ S1, ये लास्ट लाइन है। इसके बाद जाके S1 का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखिए, तो सबसे आखिरी प्रिंटफ मैसेज क्या आएगा, टाइम फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ S1 नहीं, सबसे आखिरी प्रिंटफ मैसेज आएगा डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, और किसके लिए, S1 के लिए, तो उसका नाम आएगा। देखिए, ठीक है, इस तरह से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि S1 का डिस्ट्रक्टर सबसे आखिरी लाइन में कॉल होगा, लास्ट में। देखिए देखिए ये प्रोग्राम रन कर गया, इसमें ढेर सारा प्रिंट मैसेज है, और लास्ट क्या है, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, किसके लिए, राम के लिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आखिरी लाइन क्या है, टाइम फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ S1, आया मैसेज टाइम फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ S1, आखिरी लाइन के बाद कॉल हुआ क्या, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, किसके लिए, राम के लिए, यानी कि S1 के लिए। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। उसी तरह से आगे हमने क्या किया है, ये फंक्शन कॉल किया क्रिएट ऑब्जेक्ट। क्रिएट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चार ऑब्जेक्ट उसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं, S11, S22, S33, S44। ठीक है, तो ये चारों के लिए पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कैसे कॉल होगा, पहले S11 के लिए, फिर S22 के लिए, फिर S33 के लिए, फिर S44 के लिए। और जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो सबसे पहले किसके लिए कॉल होगा, S44 के लिए, यानी कि कैथरीन के लिए। तो ये चीज याद रखिए,
कि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले प्रेम के लिए कॉल होगा, डिस्ट्रक्टर सबसे पहले कैथरीन के लिए। ध्यान से, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले प्रेम के लिए क्योंकि सबसे पहले प्रेम बन रहा है, डिस्ट्रक्टर सबसे पहले कैथरीन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये चारों ऑब्जेक्ट एक ही स्कोप में है और जब ऑब्जेक्ट एक ही स्कोप में हो तो जो सबसे आखिरी में बना है वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय होगा। तो ये देखिए, हम लोग मैसेज में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैसेज में ऊपर चलते हैं, ये देखिए, देखिए, हाँ, कंस्ट्रक्टेड कॉल, कंस्ट्रक्टेड कॉल, कंस्ट्रक्टेड कॉल हो गया। ठीक है, डिस्ट्रक्टेड कॉल सबसे पहले कैथरीन के लिए, तब एलिस के लिए, तब शाहिद के लिए, तब प्रेम के लिए। जबकि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले किसके लिए कॉल हो रहा है मालूम? प्रेम के लिए। अगर आपको उम्मीद ना हो तो हम लोग एक प्रिंट मैसेज और डाल देते हैं। ठीक है, कहाँ? कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा किसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। अच्छा, हमने मैसेज डाला है लेकिन गलत जगह पे डाला है। ठीक है, नेम में बिना str का वैल्यू दिए हुए ही प्रिंट करवा रहे थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे दीजिए मैसेज। ठीक है, अब देखिए, तो जो आपको बताया था, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा प्रेम के लिए। कंस्ट्रक्टर कॉल किसके लिए होगा? सबसे पहले प्रेम के लिए। सबसे आखिरी में कंस्ट्रक्टर कॉल किसके लिए होगा? कैथरीन के लिए। जबकि डिस्ट्रक्टर कॉल सबसे पहले किसके लिए होगा? कैथरीन के लिए। ये देखिए, और डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? डिस्ट्रक्टर कॉल कब होगा? इस फंक्शन के अंतिम में। ये जो फंक्शन है ना, क्रिएट ऑब्जेक्ट, इसका अंतिम लाइन क्या है? ये वाला। इसके बाद डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, क्योंकि स्कोप यही खत्म हो रहा है। किसका? इन चारों का। चारों का स्कोप एक साथ खत्म हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रक्टर वही है, एक ही बार चारों का थोड़ी कॉल होगा। तो सबसे पहले कैथरीन का, फिर एलिस का, फिर शाहिद का, फिर प्रेम का। कंस्ट्रक्टर सबसे पहले प्रेम का, फिर शाहिद का, फिर एलिस का, फिर कैथरीन का। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब स्कोप खत्म हो गया इस लाइन में आके। ठीक है, तो इतना काफ़ी है समझाने के लिए। यहाँ भी वही चीज़ होगा, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर उसी ऑर्डर में कॉल होगा। एक एक्स्ट्रा काम हम ये कर रहे हैं कि डिस्ट्रक्टर के अंदर ना कि सिर्फ मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, बल्कि हम लोग नेम को डिलीट कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि नेम को डिलीट करो, इसका मतलब क्या हुआ कि नेम जिस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उसको डिलीट करो। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, वो वाला मैसेज देखते हैं। डिस्ट्रक्टर कॉल एलिस के लिए, डिस्ट्रक्टर कॉल शाहिद के लिए, प्रेम के लिए, है ना? और सबसे पहले किसके लिए? कैथरीन के लिए। वही सेम हुआ, वही जो पिछले बार हुआ था। एक चीज मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, ये जो डिस्ट्रक्टर कॉल्ड मैसेज हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, नाम डिलीट करने के बाद हम प्रिंट करके देखते हैं कि नाम में क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, नाम में क्या आ रहा है हम लोग देखते हैं। इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी देखिए, अभी क्या आ रहा था? डिस्ट्रक्टर कॉल कैथरीन के लिए, फिर एलिस के लिए, फिर शाहिद के लिए, फिर प्रेम के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे इसलिए आ रहा था। अभी इस प्रिंट को कमेंट कर देता हूँ, नाम को डिलीट करता हूँ, उसके बाद प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या है। तो रन कीजिए, ये देखिए, ये देखिए, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड के नीचे क्या है? खाली है। ये नाम गायब हो गया सब। देख रहे हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि नाम तो आपने यही डिलीट कर दिया। नाम डिलीट कर दिया, उसके बाद आप प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ प्रिंट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रिंट यही कीजिए डिलीट करने से पहले, तभी आपको नाम मिलेगा। इस लाइन में तो डिलीट हो गया, उसके बाद प्रिंट करने का क्या मतलब? है कि नहीं? अभी देखिए, डिस्ट्रक्टर कॉल फिर से आगे वापस ठीक हो गया है ना? तो यही दिखाना था। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।